Hello class. Today we are going to cover our chapter 3rd, Theory of Consumer Behavior. Okay, so in the last chapter we studied about the central problem of economy, and you can find several similarities between among these two chapters. Now start with the consumer behavior. Consumer, first thing you must be clear in your mind that who is consumer? We are the consumer. जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो हमारे लिए मार्केट में बनती हैं, प्रोडक्शन होती है जिन चीज़ों की, उनकी कंजप्शन जो करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। और उसके बिहेवियर की स्टडी हम पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब सिंपल सी सीधी सी एक बात है कि जो कंज्यूमर है वो चीज़ें खरीदता है, खरीदने के लिए उसे क्या चाहिए? एक बजट चाहिए, पैसा चाहिए। उस पैसे के अंदर वो अपनी उस लिमिट जो हमारी सैलरी है या फिर जो हमारे पास सैलरी भी नहीं, सैलरी हम हमारे पूरे एक्सपेंसेस के लिए होती है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक बजट, खाने के लिए एक अलग बजट, ट्रैवल करने के लिए एक अलग बजट, बाकी सब चीज़ों के लिए एक डिफरेंट बजट। तो उस चीज़ को हम कवर करते हैं इसमें जो हम देते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब बात करते हैं यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। पहले हम चलते हैं थ्योरेटिकल चीज़ों की तरफ, जिसमें देखते हैं उसे आप रिलेट करते जाओ अपने साथ, अपनी ज़िंदगी में। सोचो आपके पास कोई बजट है 20-30 रुपए का, जिसमें आपको कुछ अपने लिमिटेड एक्सपेंसेस या कोई एक एक्सपेंसेस, खाने का एक्सपेंसेस, घूमने का एक्सपेंस, वो कवर करना है, तो आप उस बजट को कैसे मैनेज करोगे? वो चीज़ आपका उस टाइम जो बिहेवियर होगा, आप जो चीज़ें सोचोगे, आपके दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी कि भी उस लिमिटेड चीज़ के साथ मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर लूँ, कितनी ज़्यादा यूनिट्स कर लूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ा लूँ, यूनिट्स का कंजप्शन कैसे बढ़ा लूँ, जो मुझे सेटिस्फाई करे, वो सब चीज़ें मेरी क्या ऐसी चीज़ है जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन कम या ज़्यादा होती जाती है, वो सब चीज़ें हम मोर और लेस यहीं पर कवर करेंगे इसी चैप्टर में। तो आइए देखते हैं चैप्टर क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स द वे ही मेक हिज चॉइस एज टू हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। The consumer derives utility from his expenditure. The consumer spends his income in such a manner that with the given income and the given price of food services, he get maximum satisfaction. अब क्या होता है कि एक कंज्यूमर है, उसके पास चॉइस है अपनी चीज़ों के लिए। यहाँ देखते हैं हम कि कंज्यूमर है वो अपनी चॉइस बनाता है अपनी इनकम के बेस पे, जो कि उसे गिवन है, उसी के बेस पर वो अपने एक्सपेंडिचर्स करता है और उन्हीं एक्सपेंडिचर से उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो ड्राइव होती है। तो ये पूरा एक तरह से साइकिल है जो चलता है कि वो उसकी चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस पे बेस्ड है कि वो उसकी इनकम को कैसे स्पेंड करेगा। उसकी इनकम उसे बताएगी कि वो क्या एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर सारा उसको सेटिस्फैक्शन देगा इन टर्म ऑफ हिज यूटिलिटी। वो उसकी यूटिलिटी बताएगा। यूटिलिटी होती है वो ड्राइव, वो सेटिस्फैक्शन जो हमें किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद मिलती है। अब देखिए द एम ऑफ कंज्यूमर इज टू अटेन द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हमारे पास ना 2-3 टर्म होती हैं इकोनॉमिक्स में जो काम करती हैं। जैसे जो प्रोड्यूसर होता है उसका गोल और एम होता है हमेशा मैक्सिमाइज करना अपना प्रॉफिट। गवर्नमेंट होती है उसका गोल होता है हमेशा वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। जो कंज्यूमर होता है उसका गोल हमेशा होता है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पर भी जो कंज्यूमर अपना बिहेवियर दिखा रहा है वो मेनली रिलेटेड है उसकी सेटिस्फैक्शन के साथ, कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, ये उसका मेन गोल होता है एज ए कंज्यूमर। तो इट इज आल्सो नोन एज ए सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के गोल को अटेन कर लेता है, ये जो उसका एम है, उस एम को जब वो अटेन कर लेता है तो उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो फुलफिल हो गई है। नाउ ही इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे समरसन की। हमेशा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पैटर्न रहता है, आप इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशन देंगे, उनकी अजम्पशंस, ग्राफ और लास्ट में कंक्लूजन। ये आपका पूरा फॉर्मेट रहता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर समरसन की। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइस। अब क्या होता है कि इनकम तो हो मेरी 50 और मार्केट में कुछ ऐसा हो ही ना जो 50 से हो, सब कुछ 100 रुपये से शुरू हो रहे हैं, तो कहाँ से मैं किसी चीज़ से अपनी सेटिस्फैक्शन ड्राइव कर पाऊंगी?
तो ये हमेशा होता है कि हमेशा ये चलता है इन कॉन्टेक्स्ट विद द मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है, उस चीज़ की बात हो रही है। तो डेफिनेशन यहाँ आप समझ से नहीं कर सकते हैं, बाकी जो बुक में दी हुई है उनमें से भी। अब आता है कंज्यूमर्स बजट। पहला पॉइंट जो आ गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, हमने पढ़ लिया कि भाई चॉइस करनी है, उसके पास उसका अपना एक इनकम है जो कि गिवन है उससे उसे अपना एक्सपेंडिचर ड्राइव करना है जो उसे सेटिस्फैक्शन देगा इन टर्म ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अब आ गया कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड द बजट लाइन। अब क्या आता है, मेन मुद्दा घूम फिर किया जाता है कंज्यूमर बजट पर। बजट हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे हाउस होल्ड की बात हो, इकोनॉमी की बात हो। हर साल हमारा भी गवर्नमेंट बजट निकालती है जिस पे हर कोई देखता है, हर इनकम पर्सन, नॉन इनकम पर्सन, सैलरीड पर्सन, जिसको पेंशन आती है वो भी, जो बाकी बत्ते लेते हैं वो भी। तो हम देखते हैं कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट मीन्स स्पेसिफाइड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक बजट यानी कि वो उसकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो उसकी इनकम है, होल इनकम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ स्पेसिफिक बजट की बात हो रही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे का बजट अलग आता है, पहले तो पूरा ही बजट अलग होता था, इंक्लूड हो गया है, वो रेलवे का हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा जितने भी हाईवेज हैं उनका, मील्स का अलग आता है, एयरवेज का अलग आता है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग, शहरी विकास का अलग। तो हर तरह का जो स्पेसिफिक इनकम होती है उसको हम बजट की तरह लेते हैं। With his specific income, he assumed they spend his income on purchase of two goods, the price of which already determined and known to the consumer. अब इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे कि उसकी एक स्पेसिफिक इनकम है और उस इनकम को वो टू गुड्स पर स्पेंड कर रहा है, दैट इज एप्पल एंड ऑरेंज। प्राइस ऑफ एप्पल इज 2 रुपीज पर यूनिट एंड ऑरेंज प्राइस इज 1 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब उसके पास टोटल बजट है 60 रुपए का। अपने 60 रुपए के बजट के साथ उसे दो चीजों के कंजप्शन करने हैं, जिसमें एप्पल प्राइस हमें 2 रुपीज पर यूनिट दे रखा है, ऑरेंज प्राइस हमारे पास 1 रुपीज पर यूनिट है। तो गुड 1 जो है हमारे पास और गुड 2 है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि गुड 2 है जो वो है ऑरेंज, गुड 1 जो है हमारे पास वो है एप्पल। अब आप एक पैटर्न देखो कि जिस टाइम वो एप्पल की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है उस टाइम वो अपना सारा बजट ऑरेंज पे लगा रहा है जो कि है 60 रुपीज। प्राइस क्या है ऑरेंज का, 1 रुपी पर यूनिट। ओके, अब आगे बात हुई कि जैसे ही उसने यूनिट्स एप्पल की बढ़ाई, जिसे हम इंक्रीजिंग साइन में देखेंगे क्योंकि 0 से 10 पर आ गया है, यहाँ पर इसने यूनिट्स ऑफ 1 बढ़ा दी, यानी कि इसका टोटल बजट 20 रुपीज यहाँ चला गया, बचता 40 रुपीज इसने ऑरेंज पे लगा दिया। अब जैसे ही इसने अपनी यूनिट्स और बढ़ाई, ये 20 पे आ गया, ऑरेंज की यूनिट्स घट गई, 20 पे आ गई, यानी 40 रुपीज जो हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 20 ये यूनिट है। प्राइस हमें अलग से मेंशन है, प्राइस जो है हमारा वो है एप्पल का है 2 रुपीज पर यूनिट, ऑरेंज का है 1 रुपी पर यूनिट। तो यहाँ पर 20 रुपीज यहाँ स्पेंड हो गई ऑरेंज पे और 20 रुपीज यहाँ स्पेंड हो गए, 40 रुपीज यहाँ स्पेंड हो गए एप्पल पे। अब हम देखेंगे कि इसने 30 यूनिट्स एप्पल की ले ली, तो 0 यूनिट क्या आ गई हमारी ऑरेंज की आ गई। जैसे ही ये अपना बजट शिफ्ट कर रहा है एप्पल की तरफ, इसका ऑरेंज का बजट कम होता जा रहा है। जैसे ही ये ऑरेंज की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, इसका एप्पल का बजट ज़्यादा होता जा रहा है। ये हम देखेंगे यहाँ इसमें, जिसे हम बोलते हैं बजट लाइन। बजट लाइन और प्राइस लाइन जो हमारे पास है ए बी। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जैसे ही वो एप्पल की हमारी 60 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, वो 30 यूनिट ले रहा है, वो 0 यूनिट्स कर रहा है एप्पल की। यहाँ पर हम एप्पल यूनिट्स दिखा रहे हैं, ये हमारी ऑरेंज यूनिट है। तो जो लाइन ड्राइव होती है हमारी ये होती है
ऊपर से लेके नीचे तक डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस लाइन जो हमारी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब प्राइस लाइन में देखें हम कि प्राइस लाइन को हम सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं, वो होता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 अपॉन में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2। अब प्रोडक्ट 1 का प्राइस है हमारा ₹60, प्रोडक्ट 2 का प्राइस है हमारा ₹30। कहाँ पर? यहाँ पर जिस जगह हमारी बजट लाइन आ रही है, यहाँ है ₹60, यहाँ है ₹30। तो हमारा जो प्राइस लाइन का प्राइस अगर आ गया वो आ गया ₹2, यानी 2 पे आ गए हम यहाँ पे। यानी कि जो एप्पल और ऑरेंज के बीच में बजट डिवाइड हो रहा है वो 2 यूनिट के हिसाब से है। यानी प्राइस ऑफ, इसमें हम जो सीधी सीधी डेफिनेशन देखेंगे, बिकॉज लाइन AB shows that the 30 units of good 1 are equal to 60 units of good 2, यानी कि 2 यूनिट एप्पल की 1 यूनिट ऑरेंज के इक्वल है। ये हमारा पूरा डेरिवेशन निकला है बजट लाइन से, कि बजट लाइन जो शो कर रही है एप्पल और ऑरेंज के बीच की ट्रांसफॉर्मेशन को, उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो एक यूनिट है ऑरेंज की वो 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल के इक्वल है। दैट द प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड 1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2। Thus the price line show the price ratio between good 1 and good 2. It shows that the 2 unit of good 2 are to be sacrificed for getting 1 unit of good 1। अब इससे हम क्या निकालेंगे कि अगर हमें ऑरेंज की एक और यूनिट कंज्यूम करनी है तो उसके लिए हमें एप्पल की 2 यूनिट्स को फोरगोन करना पड़ेगा, या फिर अगर एप्पल की हमें और यूनिट्स कंज्यूम करनी है तो उसके लिए हमें 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा डेरिवेशन निकला है किससे? बजट लाइन से। अब इसमें आते हैं हमारे पास फिजिबल एंड नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन। अब बजट लाइन को ड्राइव करने का मोटिव क्या है, हमने क्यों ड्राइव किया बजट लाइन को? बजट लाइन को हमने इसलिए ड्राइव किया क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हम किस तरह से चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे जो अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे आएंगे। अब देखो, कैन ए कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन? सिंपल सी क्वेश्चन आया दिमाग में कि अगर हमारे पास हमारी बजट लाइन है ये 60 और 30 यूनिट्स, यानी रेशो है हमारा 2:1 का, 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हमारा एरिया है इसके अंदर का और इसके बाहर का, ये है फिजिकल एरिया, यानी वो एरिया जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर सकते हैं, कि इस कॉम्बिनेशन में हम चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। ये आता है हमारा नॉन फिजिबल एरिया, क्योंकि हमारे पास इसके लिए बजट ही नहीं है। ये हमारी बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री के अंदर का और इस बाउंड्री के ऊपर हमारी कंजप्शन हो सकती है। तो देखिए क्या है, कैन ए कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन? सर्टेनली नॉट, गिवन हिज बजट एंड हिज प्राइस ऑफ गुड्स 1 एंड गुड 2। Thus any point beyond the budget line shows a non-feasible combination or non-feasible combination, non-attainable और non-feasible, यानी ये हम अटेन ही नहीं कर सकते, इसका हमारे पास बजट ही नहीं है। जब टोटल बजट ₹60 है तो 100 की शॉपिंग हम नहीं कर सकते। ये वही चीज़ आ गई कि ये हमारा नॉन अटेनेबल एरिया है और ये फिजिबल एरिया है। कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय द कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग हिज बजट लाइन AB, यानी ये जो A और B लाइन है इसके साथ के एरिया को ही हम अटेन कर सकते हैं, और इनसाइड इट्स कॉल्ड फिजिबल एरिया, और जो ये एरिया है हमारे पास इसके अंदर अटेन कर सकते हैं उसे। ठीक है, बियॉन्ड इट ऑल इनफिजिबल, ये जो एरिया है हमारे पास ये हमारा नॉन फिजिबल है, नॉन अटेनेबल एरिया जिसे हम कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम जिस पर आएंगे उसमें हम बात करते हैं प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कंज्यूमर प्रेफर क्या करता है? प्रेफर वो एप्पल लेना करता है, ऑरेंज लेना करता है, कितना करता है, उन सब चीज़ों को समझने के लिए हम अब ये देखते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सेट हैं A, B, C और D। इन चार सेट में जो एप्पल के यूनिट्स हैं वो 1,
2, 3 एंड 4 है। जो ऑरेंज की यूनिट्स हैं वो 10, 7, 5 एंड 4 है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हमारे पास बने हैं, इसको, ये एग्जांपल है हमारे पास, ये एप्पल है, ये ऑरेंजेस हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेट बन गए हैं कि जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंग जब एप्पल की 1 यूनिट और ऑरेंज की 10 यूनिट ड्राइव करते हैं तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो इक्वल होता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ ए। अब आ गया कॉम्बिनेशन बी, सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन बी ए है ये। अब सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन बी 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज, यानी या तो वो 10 यूनिट ऑरेंज की कंज्यूम कर ले या 1 यूनिट एप्पल की कंज्यूम कर ले, तब जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कॉम्बिनेशन ए है। फिर उसने 2 यूनिट एप्पल की कंज्यूम कर ली, 7 ऑरेंज की कर ली, फिर जो सेटिस्फैक्शन मिला वो बी है। फिर जब जो 3 और 5 की तब जो मिला वो सी है, और जब 4 और 4 यूनिट की तब जो मिला वो डी है। और जो सेटिस्फैक्शन इन चारों कॉम्बिनेशन से ड्राइव हुआ वो इक्वल है। देखो, does the consumer find no difference among the A, B, C, D or he is indifferent? Indifferent वर्ड यहाँ पर आया है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, हर जगह पर उसकी सेटिस्फैक्शन जो ड्राइव हो रही है इनको कंज्यूम करने से वो सेम है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है indifferent, that the consumer is indifferent among all the combination in terms of सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो सब कॉम्बिनेशन से उसे सेम मिल रही है। और इस चीज को हम जो डिफाइन करते हैं उसको बोला जाता है indifferent sets हो गए ये, indifferent sets of combination of consumption which give him the equal level of satisfaction. अब देखो, the combination are known as indifferent set. Indifferent set, it is a set of combination of two commodities which offer a consumer the same level of satisfaction so that he is indifferent among these combinations. ठीक है, अब इसी चीज से हम जो कर्व ड्राइव करेंगे उससे पहले आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है ये देखो, एज ए कंज्यूमर एक्वायर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर दैट कम्युनिटी टेंड्स टू डिमिनिश। अब ये चीज एडम स्मिथ ने बताई थी, जिसमें ये था कि जैसे जैसे हम किसी भी यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं उससे सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी हमें जो मिल रही है वो डिमिनिश होती जाती है। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे जैसे हम उसकी कंजप्शन ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे हमारी डिज़ायर जो है उस कमोडिटी के लिए डिक्रीज हो जाती है। एज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद द कंज्यूमर डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर ऑफ फॉर दैट कमोडिटी टेंड्स टू इंक्रीज। जब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हम करते हैं तब उसके लिए कम होती जाती है, लेकिन जैसे उसकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है तो उसको पाने की इंटेंसिटी जो है या डिजायर जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी फॉर एवरी सब्सिक्वेंट unit of goods being acquired, the gain of satisfaction diminishing, while for every subsequent unit of goods being sacrificed, the loss of satisfaction increases. अब इसमें यही चीज बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जाती है उससे डिजायर और सेटिस्फैक्शन हमारी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते जाते हैं उसके लिए डिजायर हमारी कम होती जाती है। इन अदर वर्ड, द रेट एट विच गुड 2 इज sacrificed for good 1 tend to diminish as more and more unit of good 1 is substituted for good 2। यानी कि जो ये जिस क्वांटिटी से हम उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो हमारी डिमिनिश होती जाती है जैसे जैसे हम गुड 1 को गुड 2 के साथ सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं।
दिस टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम MRS बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओनली सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 इज टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें हम चाहे कितना ही सब्स्टिट्यूशन कर लें इनका, इसके बदले ये और उसके बदले ये, जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सब में क्या है, सेम रहने वाला है। अब यही चीज हम देखेंगे इन डिफरेंट कर्व में। इन डिफरेंट कर्व यानी वो कर्व जहां पर हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, यही इसका नाम बताता है इनडिफरेंट, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। वो चीज जो इनडिफरेंट है, इस कर्व पे ये जो कर्व है इसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं, आईसी कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम। वो हमें हर लेवल पर, यानी एट जो हमने यहाँ पढ़ा, एट लेवल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, यानी जो भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ऑरेंज और एप्पल के, इस लाइन पर जो पॉइंट आ रहा है इस कर्व पर, वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ये बताता है। अब देखो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। यानी कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। IC इज एन इंडिफरेंस कर्व। Each point on the curve shows a combination of two goods offering the same level of satisfaction to the consumer। ये जो हमारा IC कर्व है वो कर्व है जो कि हमें हर पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ या यहाँ पर हूँ, चाहे मैं ऑरेंज की ज़्यादा कंजप्शन कर रही हूँ या एप्पल की ज़्यादा कंजप्शन कर रही हूँ, मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंडिफरेंट कर्व। अब इंडिफरेंट मैप एक चीज होती है। इंडिफरेंट मैप होता है जो इंडिफरेंट कर्व के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, जिसके साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जो कि इंडिफरेंस कर्व की हैं, जिसको एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, कि वो कैसे कैसे अप्लाई होती हैं, और वो यूनिवर्सल होती हैं, हर जगह रहेंगी, हर सिचुएशन में वो सही बैठती हैं। यहाँ पर आ गए हमारे ऑरेंजेस, यहाँ हो गया एप्पल। अब यहाँ पर जो हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, ये इंडिफरेंस कर्व का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व, मोर देन वन ऑफ द इंडिफरेंट कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंट मैप। अब इंडिफरेंट मैप रिफर्स टू सेट ऑफ इंडिफरेंट कर्व, यानी कि इंडिफरेंट कर्व के जो सेट हैं उसको ही हम इंडिफरेंट मैप कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व की, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। इंडिफरेंट कर्व विच is to the right and above another indifference curve shows a higher level of satisfaction to the consumer। यानी कि जो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो IC2 पर IC1 से ज़्यादा है, और वो IC1 पर IC से ज़्यादा है। यानी कि ये यहाँ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे इस कर्व पर है, और इस कर्व से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर है। Thus IC2 ये जो है हमारी, ये हायर सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, और यही हमारा दिखाता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा है और हमारा लेवल ऑफ इनकम है वो भी ज़्यादा है। एट द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व वी हैव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्लस द हायर लेवल ऑफ इनकम। अब इसकी कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो नेगेटिवली स्लोप और डाउनवर्डली स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एक यूनिट को की कंजप्शन ज़्यादा करते जाएंगे, दूसरी यूनिट घटती जाएगी। हम पहले पॉइंट A1 पे थे, फिर A2 पर आए, फिर A3 पर आए, A4 पर आए। यहाँ पर पहले B1 पर थे, B2 पर, B3 पर, B4 पर। जैसे ही A1 पे थे, यहाँ B1 पे थे, एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ी, ऑरेंज की घट गई। यही रीजन है इसके नेगेटिवली स्लोप होने का। इंडिफरेंस कर्व जो है हमारे वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, कॉनकेव
एंड कॉन्वेक्स। तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है, जो कि एक तरह से हमारा इंडिफरेंस कर्व है, वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। कॉन्वेक्स होने का रीजन है कि उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है। हम जैसे जैसे एक यूनिट के बदले दूसरे यूनिट फॉरगोन करते जाते हैं, वो रेट हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल, जो हमारे डिजायर्स हैं, वो डिमिनिश होती जाती हैं। वो दिखाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। तीसरा है कि ये कभी भी जो है हमारे ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते। कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि हमारा जो इनकम लेवल है वो डिक्रीज हो गया, या फिर जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्रॉसेस हो गई, वो जो चीज़ के पॉसिबल नहीं होती। दूसरा है कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर सेटिस्फेक्शन। जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जितना इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से ऊपर होंगे वो उतने ही हायर लेवल ऑफ इनकम और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएंगे। अब यहाँ पर जिसकी इनकम 200 है वो उसी पर अपनी कंजप्शन ड्राइव करेगा। यहाँ पर जिसकी 100 है वो, और यहाँ पर जिसकी 50 है वो, ये चीज़ आपस में इंटरेक्ट नहीं हो सकती, इसीलिए ये आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते ये आपस में। अब होता है कि ये दोनों कभी भी इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस शेप में नहीं होता कि वो यहाँ से और यहाँ हो गया, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ से जो सेटिस्फेक्शन है हमारी वो जीरो नहीं होगी। हमें वो कुछ ना कुछ उसकी यूनिट कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन जरूर दे रही है, तो इसलिए वो कभी भी ना तो वाई एक्सिस को टच करेगी और ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी जीरो नहीं होगा। आगे देखते हैं हम इस इंडिफरेंस कर्व की एप्लीकेशन जो हम करते हैं बजट लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की। अब देखो, बजट में हमें वो दिखा दिया कि भी हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं किसी भी दो कॉम्बिनेशंस पर, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में हमें ये दिखा दिया कि हम उससे कितना सेटिस्फेक्शन लेवल ड्राइव कर सकते हैं। अब इस चीज से हम निकाल सकते हैं कि कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस्ड अबव आर यूटिलाइज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो कंज्यूमर बिहेवियर हमने शुरुआत में पढ़ा, जो कि उसकी इनकम से लेकर था, जो इनकम ड्रिवन था, उसको हम यूज कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation where the consumer spend his given money income on the different goods in such manner that he maximizes his total satisfaction। अब क्या होगा कि जो हमारा गिवन बजट था वो था ये, और जो हमने सेटिस्फेक्शन ड्राइव किया वो है ये। जैसे ही इन दोनों को हमने कंबाइन किया, ऑरेंज के लिए एप्पल के लिए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट आया हमारा, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाता है। यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो हम ड्राइव कर रहे हैं, बजट लाइन जो हमारी है, वो दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो हमारा बजट लाइन है वो जब इंटरसेक्ट करेगा हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल यानी कि हमारे इंडिफरेंस कर्व को, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो हमारा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो, सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन टू गुड्स, गुड 1 एंड गुड 2। इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। बजट लाइन यानी कि जो हमारी प्राइस लाइन है, जो प्राइसेस हमें पता है या जो बजट हमने ले रखा है, हमें ये पता है कि हमें इस बजट लाइन पे ड्राइव करना है। अब हमें ये पता चल गया कि ये एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर हर लेवल पर हमारा सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो सेम है। तो अब ये दोनों जहाँ इंटरेक्शन हुआ इनका, वो हमें देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल कर, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये हम बनाएंगे पॉइंट Q वेयर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू दी बजट लाइन। जहां पर हमारा बजट लाइन के साथ इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। एट दिस पॉइंट द स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। यानी कि हमारा जो स्लोप ऑफ प्राइस
साइन है at this point is equal to slope of indifference curve, यानी कि at point Q। ओके, अब हम ये देखें कि ये है, अब इस चीज को हम यहाँ पर क्यों नहीं कह सकते कि ये पॉइंट 2 पर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज at point T consumer gets some amount of good 2 but less of good 1, यानी यहाँ पर उसे ऑरेंज का तो सेम अमाउंट मिल रहा है लेकिन एप्पल का कम मिल रहा है। यही चीज यहाँ पर भी हो रही है और यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। अब अगर हम कहें कि पॉइंट यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, लेट्स से पॉइंट S, तो यहाँ पर एप्पल का तो उसे वही लेवल मिल रहा है लेकिन ऑरेंज का उसे वो नहीं मिलेगा इसमें से किसी भी पॉइंट पर। तो जब बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा वो यही पॉइंट है। Therefore, it is standard assumption in the economy that a rational consumer always prefer more of a thing and it is offer him higher satisfaction. This is called monotonic preferences of a consumer. हमेशा क्या होता है और इकोनॉमिक्स में स्पेशली ये कंज्यूम किया जाता है कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं मोर ओवर लेस, कि हमेशा हम ज़्यादा चाहते हैं कम की बजाय, और उसी मोनोटोनस बिहेवियर को हम यहाँ देखेंगे कि T और S पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने की बजाय Q पर है, क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन मिल रहा है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर। थैंक यू।